प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास समस्तीपुर बिहार से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले तो इस बात पे ही आपका ध्यान लेके आऊंगा कार्यक्रम में, क्योंकि कुंडली विश्लेषण क्यों आवश्यक है। ये आवश्यक इस वजह से है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें यज्ञ करने की समुचित विधि के साथ साथ यज्ञ करने का सम्यक काल भी बताया गया है, कब यज्ञ करना है। और यज्ञ बहुत बड़े बड़े महान यज्ञ तो चलो ठीक है, आपके जीवन में जो छोटे छोटे यज्ञ, पूजा पाठ, मंत्र जप आदि दान पुण्य करते हैं, वो कब करना है, उसको करने का समुचित और सही समय कौन सा है। इन सभी विषयों का या इन सभी बातों पर ज्योतिष शास्त्र में ही अध्ययन होता है। अगर आप अपने जीवन से ज्योतिष को 2 मिनट के लिए हटा दें तो आप जरा विचार करके देखिए कि आपके जीवन में फिर क्या बचा। वार निकल गए, ज्योतिष से ही वारों की उत्पत्ति हुई है। सूर्योदय सूर्यास्त निकल गया, खत्म। सूर्योदय का काल आप यूं समझ लीजिए कि जैसे आपके जीवन से ज्योतिष जैसे महान वेदांग को निकाला गया, आप एक बंद कमरे में रह गए। फिर न तो उस कमरे में रोशनी आ रही है, न तो शुद्ध हवा, न तो पानी, न तो सूर्य की रोशनी, और न तो आपको समय का कोई पता चल रहा है। जैसे आप जेल में बंद हो गए। आपके जीवन से ज्योतिष का हटना कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब बंद। क्योंकि इस शास्त्र में ये तक बताया जाता है कि भगवान उठिए, अब आपके करवट बदलने का समय आ गया है। भगवान उठिए, अब आपके जागने का समय आ गया है। अर्घ लीजिए, मैं आपको अर्घ देता हूँ। ये आपको पाद्य, अर्घ, आचमनी, ये सब जो जितनी सारी विधियां हैं, ये सब ज्योतिष से ही आरंभ होती हैं। वेदों को कब प्रकट किया जाएगा, वेदों का पाठ कब पढ़ाया जाएगा विद्यार्थियों को, वेद पाठी ब्राह्मण कब वेद पढ़ेंगे, कब वेद ग्रंथ नहीं उठाए जाएंगे। प्रतिपदा को, अष्टमी को वेद नहीं छूना है, पढ़ना नहीं है, वैदिक विद्याएं नहीं पढ़ाई जाएंगी, ये कौन बताएगा। फला काम कब कौन सी तिथि में होगा, बारिश कब होगी, नक्षत्रों के देखने का क्या है, धूमकेतु के दर्शन का फल क्या है, पानी कितने फीट नीचे है, पर्वतों में जो धातु हैं वो कहाँ हैं, दीमक लगा तो कैसा लगा, क्यों लगा, घर में जो शुभ और अशुभ वातावरण का निर्माण हो रहा है उसका फल कथन क्या है, स्वप्न कहाँ है, हथेलियों में रेखाओं का कारण क्या है। बहुत सारे प्रश्न हैं। बीज वपन कब किया जाए, गर्भाधान का समुचित मुहूर्त कब है, बालक 9 महीने पर ही क्यों जन्म लेता है, कुछ 9 महीने के बाद, कुछ 7वें, कुछ 8वें, कुछ 14 वर्ष तक रहे, कुछ कई 100 वर्ष तक गर्भ में ही रहे हैं उदाहरण। तो ऐसा क्यों है, ये सब समस्त प्रश्नों का उत्तर आप मेहनत खूब कर रहे हैं पर फिर भी आपको नहीं मिल रहा। आप सारा सिलेबस पूरा कर गए हैं फिर भी परीक्षा में असफल हो जाते हैं, 2 अंकों से छट गए, बहुत नाम मात्र का, इंटरव्यू तक जा करके निकल गए। उसके बाद परीक्षा के समय पे ही तबीयत क्यों खराब हो जाती है, बात क्यों बिगड़ जाती है। पिता के साथ आप संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं पर फिर भी बिगड़ रहा है। एक जगह बैठते हैं परिवार के लोग तो क्यों मस्ती का माहौल होना चाहिए, खुश प्रसन्नता का माहौल होना चाहिए, तो क्यों उसमें एक प्रभाव कमजोरी वाला आ जाता है, क्यों झगड़ा कर जाते हैं। परिवार के सदस्य जब एक साथ इकट्ठा होंगे तो बहस होना आवश्यक है, अनिवार्य हो जाता है कि बहस होगा ही होगा। विवाह में विलंब आखिर क्यों हो रहा है, सब चीज तो ठीक है, बिटिया देखने में सुंदर भी है, पढ़ी भी है, करियर भी स्टैब्लिश है, फिर भी विवाह क्यों नहीं हो रहा है, सवाल उठता है। मैं तो बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूँ फिर भी मेरी तबीयत क्यों खराब हो जाती है। तो इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा। घुटना जो बचपन में था वो अब बिगड़ गया, अब बुढ़ापे में जा करके वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है, घुटने में बड़ा दर्द है, कमर दर्द है, पीठ अकड़ गई है, कमर दर्द जकड़ गया है, ऐसी चीजें होती हैं। तो आखिर क्यों होती हैं, क्यों डॉक्टर ये सब कह देते हैं कि नहीं अब ये तो पुराना वाला, ये तो बचपन वाली चीजें लौटाई नहीं जा सकती हैं। क्यों बच्चा जो है वो इम्यून से कमजोर होता है, क्यों उसको सर्दी परेशान कर जाती है। एक ही गर्भ से 2 बच्चे निकलते हैं, एक बड़ा विद्वान और बुद्धिमान और दूसरा निहायत ही बुद्धिहीन हो जाता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देगा, विज्ञान देगा।
नहीं देगा। डॉक्टर भी अपनी कुंडली क्यों दिखाते हैं? पंडित जी को बुला करके पूजा क्यों करवाया जाए? गणेश जी की पूजा क्यों की जाए? दुकान खोलनी है तो भाई क्यों मुहूर्त का आवश्यक होना जरूरी है? क्यों है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? ये ज्योतिष शास्त्र देगा। आप जहां पे आपके प्रश्न के उत्तर मिलने समाप्त हो जाते हैं विज्ञान से, वहां आप अपने गुरु के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, शास्त्रों के पास जाते हैं, दैवज्ञों के पास जाते हैं। ज्योतिष को समझने के लिए आपको बहुत ही स्थिर होना पड़ता है, शांत होना पड़ता है, दत्तचित्त होना पड़ता है, व्यवस्थित होना पड़ता है ना? इस वजह से हमें निश्चित रूप से इस विषय को समझना चाहिए, इस विषय को जानना चाहिए। और अधूरी, ये कोई जानकारी का विषय नहीं है। एक बहुत बेहतरीन जो ज्योतिष का जानकार है, कोई जरूरी नहीं है वो बहुत अच्छा वो ज्योतिषी भी हो, नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। बहुत कम जानकारी वाला व्यक्ति भी ज्योतिषी के गुणों को रखने वाला अगर है तो निश्चित रूप से हाँ, पर यह बात भी है कि वो सिर्फ ज्योतिष के ग्रंथों का अध्ययन करके ज्योतिषी नहीं हो सकता, अपितु उसके साथ साथ उसके विभिन्न धर्म शास्त्रों का सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए। कर्म कांड भी उसे आना चाहिए, उसे योग भी आना चाहिए, उसे पद्धतियों की पूरी जानकारी, उसे दर्शन जानना चाहिए, उसे वेदों की जानकारी भी होनी चाहिए। इस विषय को जानने मात्र से ही आपका कल्याण नहीं होगा। अगर इसके अतिरिक्त बहुत सारे विषयों का, जब तक आप धर्मशास्त्र का समुचित तरीके से अध्ययन नहीं कर लें, तब तक आप नक्षत्र सूची की संज्ञा में आपकी गणना हो जाती है कि नक्षत्र सूची है, उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, वो बहुत ही छिछला है ऐसा। और उत्तर ऐसा जो शास्त्र सम्यक हो, ये नहीं कि सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए ही सिर्फ उसके मन के मुताबिक बातें बोलती, नहीं। उत्तर वो हो जो उसके अनुकूल और प्रतिकूल का विचार ना करे, उसके लिए सही क्या है उसका विचार करे। शास्त्र क्या कहता है उसकी अवज्ञा भी नहीं होनी चाहिए। शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के साथ आपको फलादेश करना है। सुचिता का पालन आपके जीवन में भी होना चाहिए, तब जाकर के इस ज्योतिष जैसे विषय की सुरक्षा आप कर पाते हैं। ये दैवज्ञों का विषय है। ये जैसे कोई विषय, जैसे विज्ञानी को क्या बताते, ये देखो परमाणु बम है, इसको ना बहुत सुरक्षित हाथों में ही देना है। कोई भी मैकेनिज्म इसका किसी ऐसे व्यक्ति के पास ना चला जाए जिससे वो इसका गलत इस्तेमाल कर पाए या कर ले, तो क्या कहते हैं, नहीं भाई, इसको बहुत सावधानी से इसका इस्तेमाल करना है। जैसे जो बहुत ही कोमल चीज होती है उसको बहुत हौले से उठाया जाता है, धीरे से किसी जगह पे रखा जाता है ताकि उसमें कोई भी त्रुटि ना हो जाए। तो इसे ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है, विद्यार्थियों को गुरु ऐसे विद्यार्थी को देते हैं, पढ़ाते हैं तो कि भाई इसका कोई नुकसान गलत तरीके से ना कर दे। केवल धन कमाना ही इस विषय का मुख्य उद्देश्य न हो जाए, अपितु सामने वाले की समस्या को समझने की शक्ति भी एक इसका प्रधान कारण होनी चाहिए। ये मैं इस वजह से आप लोगों को प्रत्येक कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में इसी वजह से बताता हूँ। इस विषय की महिमा बड़ी है और ये बहुत विषय व्यक्ति को गंभीर बनाता है, शांत बनाता है। जिस तरीके से समुद्र अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता, वैसे ही ज्योतिष के जानकार को भी अपनी सीमाएं नहीं तोड़नी चाहिए। क्लियर है? आइए अब यहां से मैं कुंडली का अध्ययन शुरू करता हूं। और सबसे पहले कुंडली में ज्योतिष, जब आप किसी कुंडली पे आते हो तो आपको उसकी कुंडली का पंचांग देखना चाहिए। जैसे वर्ष आरंभ होता है तो हम पंचांग देखते हैं, वैसे ही उस कुंडली का पंचांग शोधन होता है। जैसे जिस जातक की कुंडली मैं लेकर बैठा हूं देखने के लिए, जो कर्क लग्न की कुंडली आपको नजर आ रही है, उस व्यक्ति का जन्म चैत्र माह में हुआ है। जो व्यक्ति चैत्र माह में जन्मा होता है वो व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाला होता है, हसोड़ प्रवृत्ति का होता है, थोड़ा हंसी ठिठोली में रहने वाला होता है। उत्तरायण में, चैत्र माह उत्तरायण, तो इस वजह से जितने भी शुभ ग्रह होते हैं, जैसे गुरु, जैसे शुक्र, जैसे बुध, जैसे चंद्रमा, ये सारे ग्रह एक तरीके से अगर देखें तो बलवान हो जाते हैं। इनकी स्थिति व्यक्ति की कुंडली को बलवान बना देती है और इनके बलवान हो जाने से कई तरीके का पक्ष जातक के जीवन में लाभ का मिलने लगता है। उसके बाद शुक्रवार को जन्मे हैं। वारेस कौन है? इस कुंडली के सुख भाव के अधिपति। वार के अधिपति शुक्र देखिए जन्म कुंडली में नवम भाव में उच्च के विराजमान है। तो शुक्र जन्म कुंडली में उच्च के हो गए, वारेस बलवान, लेकिन विचार करें तो वो सूर्य के संग बैठे हैं, अस्त हो गए, यानी कि सुख भाव के स्वामी अस्त हो गए। अब शुक्र जब अस्त होंगे तो कई बार व्यक्ति की सांसारिकता को या थोड़ा बहुत कमजोर करेंगे। वारेस कमजोर अस्त हो जाने से कई बार व्यक्ति की रुचि तो बढ़ती है, पर वस्तुतः कुछ चीजें बिल्कुल ही स्पष्ट होकर के सामने नहीं आती हैं जीवन में।
जैसे धर्म, जैसे तर्क, जैसे अनुभव, वो स्पष्ट नीचे दबा हुआ है, वो सामने से क्लियर नहीं है। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, और जब ये पापक होते हैं तो कई बार अव्यवस्थाओं को देने वाले भी हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के जो चंद्रमा होंगे वो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को अव्यवस्थित करने का काम करते हैं, और चंद्रमा जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। यहां इन्हें एक तरीके का दोष भी लग जाता है, अनियमितता का दोष लग जाता है। कुंभ राशि पे चल रही है 7.5, इस वजह से ये एक अलग तरीके की समस्या दे देते हैं। उसके बाद कृष्ण चतुर्दशी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वैसे तो ये शनि का नक्षत्र है, पर विचार करें तो गुरु का नक्षत्र है, पर विचार करें तो शनि जन्म कुंडली में कन्या राशि में उच्चाभिलाषी हैं, मतलब ये शनि उच्चाभिलाषी हैं। इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी शनिदेव या कोई भी ग्रह उच्चाभिलाषी होता है तो अपने उच्च की राशि की तरह ही फल करने वाला होता है। अगर कोई ग्रह नीच की राशि की तरफ बढ़ रहा है तो चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, और शनि कौन है, इस कुंडली के मारक, सप्तमेश और अष्टमेश होकर के मारक हो गए। मतलब क्या बात बनी कि जन्म कुंडली में चंद्रमा ने जिस नक्षत्र को पकड़ा है पूर्वा भाद्रपद, उस नक्षत्र का स्वामी शनिदेव जन्म कुंडली में उच्चाभिलाषी होकर के बलवान होते नजर आ रहे हैं। और मारक ग्रह अगर बलवान हो जाएगा तो कई बार थोड़ा कष्ट भी देने वाला हो जाता है। और वैसे भाव के आधार पर पापक ग्रह का तीसरे भाव में बैठना अतिरिक्त फलदायक भी होता है, ये भी बड़ी अच्छी बात होती है। गुरु के साथ बैठे हैं तो कोई भी ग्रह जब किसी पापक ग्रह के साथ बैठता है तो उसके प्रभावों को कमजोर करता है। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि चंद्रमा पापक और चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद, इसके जो अधिस्वर देवता हैं वो अजैकपाद नाम के देवता हैं। तो ओम अजैकपदे नमः, जो प्रसन्न होते हैं शुद्ध घी से, दूध से, दही से, गुग्गुल से, धूप से, दीप से, इन सभी चीजों से उनकी पूजा की जाती है। श्वेत आक, शिव जी को सफेद चंदन, उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करना, तिल दान करना, चांदी के पात्र में तिल भर करके दान कर देना, उसके बाद घी दान कर देना। ऐसा कब जन्मदिन मनाया जाए तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जन्मदिन मनाया जाए। उसके बाद ओम अजैकपदे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, और अगर हो सके तो श्वेत आग जिसको बोलते हैं ना, आपामार्ग बोलते हैं, उसके पौधे की जड़ अपने गले में धारण करें, या चिरचीटा भी आप धारण कर सकते हैं न मिलने पे। पूर्वा भाद्रपद शुक्ल योग, ये बड़ा ही व्यक्ति को व्यवस्थित बनाता है। शूद्र वर्ण और मनुष्य गण है, इसके कारण व्यक्ति के जीवन में शूद्र और मनुष्य गण के कारण एक पक्ष जो बहुत अच्छा होगा कि व्यक्ति में सारी चीजें थोड़ी थोड़ी भरी पड़ी हैं। जैसे ईर्ष्या है तो द्वेष भी है, पर परोपकार भी है, दया भी है, क्षमाशीलता भी है। गुण दोषों से भरा हुआ है व्यक्ति का जीवन, 16 कलाओं से युक्त है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, तृष्णा, ये सारी चीजें भरी हुई हैं। और जब जिसकी आवश्यकता जहां पे पड़ती है, एक मनुष्य वैसी स्थिति में ले जाकर के उस चीज का इस्तेमाल करता है, उस गुण और अवगुण को बाहर निकालता है ना। तो कहने का अर्थ है, वैसे भी ये कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न और राशि बनी है कुंभ की, तो लग्न के अधिपति हो गए चंद्रमा और राशि के अधिपति हो गए शनि। ये दोनों एक दूसरे से 6वें 8वें के संबंध में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के स्वास्थ्य में कई बार थोड़ी बड़ी बीमारियों का प्रभाव देखने को मिलता है, या व्यक्ति जब जब अपने आप को व्यवस्थित करना चाहता है तब तब उसको थोड़ी बहुत समस्या से ग्रसित होते हुए देखा जाता है, तब तक उसके जीवन में थोड़े बहुत व्यवधान आते दिखाई देते हैं। मन एक जैसा ना रहे, मन अव्यवस्थित रहे, भविष्य को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चिंताओं से व्यक्ति को युक्त होते देखा जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी नजर आ रही हैं। क्लियर है? तो ये आपकी कुंडली का पंचांग है, जहां मैंने आपसे इस बात पे चर्चा किया कि चंद्रमा अव्यवस्थित हो रहे हैं, हमें व्यवस्थित होना होगा, नियमित दिनचर्या का पालन करना है, सूर्य को अर्घ देना है, और कुल देवता की पूजा स्वयं से करनी है, और अगर हो सके तो दान पुण्य में विश्वास रखना है, जितना ज्यादा हो सके, जितनी आपके पास सामर्थ्य है उतने में ही सारी चीजें करनी है। ये नहीं सोचना है कि ये हो जाएगा तब ये काम करेंगे, नहीं, क्योंकि जब तक आप, अब एक बात और भी है, शास्त्र पुराण में ये भी बात आई है कि जो व्यक्ति धन का संचयन इसलिए करता हो कि इतना हो जाएगा तो ये एक मंदिर का निर्माण कर देंगे, ये ठाकुर जी को अर्पित कर देंगे, ये कर देंगे, उसको उस कृत्य का फल नहीं मिलता है। मान लीजिए मैंने 100 रुपए इकट्ठा किया कि मुझे 100 रुपए इकट्ठा करके कुछ काम भगवान के लिए करना है। जब वो 100 रुपए इकट्ठा हो गए, उसके बाद जब मैं वो धार्मिक कृत्य करता हूं
तो ठाकुर जी उसको लेते नहीं हैं। आपके पास 1 रुपए है, उसमें से ही ठाकुर जी को अर्पित करिए, उसमें से ही अपने इष्ट को अर्पित करते जाइए। क्योंकि पुराणों में यही बात आई कि आप इकट्ठा करते हैं तो, और जब उसके बाद कोई कृत्य करते हैं, धार्मिक कृत्य करते हैं, तो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलता है। इसका ध्यान रखना होगा। तो जितने में भी आपके पास जितनी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से ही अपने आप को सामर्थ्यवान बना करके भगवान को अर्पित करते चलिए। न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमता संकल्पे विनियोगस्य इस प्रत्यर्थमेव च। अपने इष्ट के प्रति, अपने पितरों के प्रति, अपने इष्ट के प्रति आपको जो आमदनी बन रही उसका 10वां हिस्सा निश्चित रूप से दान में लगाइए, और उससे धर्म की सुरक्षा होती है और धन की भी सुरक्षा होती है। अब आइए आपकी कुंडली के पंचांग के बाद कुंडली में ये बताऊंगा कौन से ग्रह कितने अंश पे बैठे हुए हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और कुंडली को और भी ज्यादा नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, जन्म कुंडली में जो चीज बनी है उसमें लग्न का मान 2 अंश का है। इसे बलवान तो नहीं, पर सामान्यतया स्वास्थ्य के मामले में, दिनचर्या के मामले में, और काफी हद तक आप इसको सुख के मामले में अच्छा कह सकते हैं। लग्न में और केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठे हैं सिवाय राहु और केतु के। इस हिसाब से कि जब जन्म कुंडली के केंद्र में राहु और केतु बैठ जाते हैं तो कई बार थोड़ी बहुत व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भी डालते हैं, मतलब ये रहेगा और ये है। उसके बाद जन्म कुंडली के विचार करने में बात आती है कि लग्न के अधिपति जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। लग्नेश जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, राशि बनी है कुंभ की, अमात्य कारक हैं, 27 अंश पे बैठेंगे आत्मकारक ग्रह के साथ। तो जन्म कुंडली के 2 सर्वाधिक अच्छे ग्रह या 2 सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह उपस्थित हैं इस कुंडली में, वो बुध और चंद्रमा एक साथ अष्टम भाव में चले गए। नवांश कुंडली में वो बुध और चंद्रमा वापस एक साथ आ रहे हैं, और दशमांशा कुंडली में भी बुध और चंद्रमा दोनों एक साथ वापस आ रहे हैं। दोनों शत्रु होते हैं, दोनों पिता पुत्र हैं, और एक तरफ वो आपके रिसर्च में आपके कंसंट्रेशन को कमजोर कर रहे हैं। दूसरा, यहां पे आकर के वो आपके दाम्पत्य को एक बेहतर परिणाम में लेके जा रहे हैं, क्योंकि शुभ ग्रहों का 12वें भाव में बैठना एक अच्छा दाम्पत्य देता है। जबकि नवमांश के बाद दशमांशा चक्र में केंद्र बिल्कुल खाली है, लग्न कुंडली का केंद्र बिल्कुल खाली है, और यहाँ पे बुध और चंद्रमा में से दोनों ही अच्छे नहीं हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में या भाग्य में उस तरीके का सहयोग प्राप्त नहीं होता, एक संघर्ष भी रहेगा। ऐसा इसलिए, हालांकि अगर कुंडली प्रगति को प्राप्त कर चुकी है या कर रही है तो ये बात भी कह सकते हैं कि कुछ उसके पूर्व जन्म के कृत्य के आधार पर, या कह सकते हैं कि हो सकता है व्यक्ति अपने पराक्रम पे आगे बढ़ा हो, पर निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती नजर आ रही है। शुक्र जन्म कुंडली में 4th भाव के स्वामी हैं और गुरु जन्म कुंडली में 6वें भाव के स्वामी हैं। ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। विचार करें तो शुक्र उच्च के बैठे हैं जन्म कुंडली के चतुर्थेश होकर के। यहाँ पे शुक्रदेव जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में शत्रु की राशि में बैठे हैं, और यहाँ पे मंगल और सूर्य के साथ बैठे हैं। यहाँ पर भी जन्म कुंडली में मंगल और सूर्य के साथ ही बैठ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि कहीं ना कहीं शुक्रदेव लगभग हर जगह अस्त होते नजर आ रहे हैं। तो व्यक्ति के जीवन में जो शुक्र की कमजोरी होती है, भौतिकीय साधन, सुख संसाधन की प्राप्ति, उसकी कहीं ना कहीं गड़बड़ी नजर आती है। दूसरा, यहाँ पे गुरु और शुक्र का जो संबंध बन रहा है एक दूसरे की दृष्टि का, ये कई बार व्यक्ति को बहुत जल्दी में नौकरी दे जाते हैं। या व्यक्ति के जीवन में अगर माता रोगी हैं, कभी उन्होंने देखा कि माता का स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है, तो उसके पीछे का कारण यहाँ के चंद्रमा और यहाँ के शुक्र और गुरु के आपस में दृष्टि संबंधों के कारण होगा। यहाँ जब कभी भी गुरु शनि के साथ बैठेंगे तो अपने प्रभावों की कमजोरी भी देंगे, एक पक्ष ये कहता है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि गुरु जब कभी भी शनि के साथ बैठते हैं या शनि जब कभी भी गुरु के साथ बैठते हैं तो शनि का बल स्वतः बढ़ जाता है। जबकि तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि गुरु जब कभी भी किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो वो उसके कारक क्षेत्रों को कमजोर कर देते हैं। तो शनि न्याय के कारक हैं, तो न्याय कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में कर्म हो जाता है, कम हो जाता है। इसका अर्थ होगा कि शनि देव के न्याय के प्रभावों में कमजोरी, धर्म में प्रभाव, अनुशासन में कमजोरी, ये एक शनि का, अब आपकी कुंडली में शनि देव के कारक क्षेत्रों का परिणाम कमजोरी से देखने को मिलेगा। दूसरा कि गुरु जब जन्म कुंडली के 3रे भाव में चले जाएंगे तो भाग्येश जब कभी भी 3रे भाव में चले जाएंगे, जब कभी 6वें भाव का स्वामी जब 3रे भाव में जाएगा तो इन दोनों भावों में संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिलेगी। इसका अर्थ होगा कि कई बार नौकरी में व्यवधान की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, या पराक्रम बहुत ज्यादा करना पड़ता है व्यक्ति को, तब जाकर के उसकी सफलता उसके पास आती है।
ये भी बात है। उसके बाद जन्म कुंडली में चंद्रमा 27 अंश के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, तो ये व्यक्ति की प्रवृत्ति को ना खुशहाल बनाने की स्थिति में लेके जाते हैं, तो भाग्य का लाभ भी मिलता है नक्षत्र के प्रभाव के कारण ऐसा। लेकिन अष्टम भाव के चंद्रमा और केंद्र बिल्कुल खाली होने से, शुक्र के अस्त हो जाने से मानसिक अशांति का एक अलग तरीके का दौर भी व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेगा। पूर्वार्ध से ज्यादा जीवन का उत्तरार्ध सुखी नजर आ रहा है, जबकि सूर्य इस कुंडली के लिए धन भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में बैठे हैं। इस कारण से ये व्यक्ति के जीवन में कभी कभी भाग्य की चिंताएं भी देने वाले बनेंगे। नवांश कुंडली में वो जो सूर्य हैं वो धनु राशि में बैठ रहे हैं, इस वजह से सूर्य की दशा व्यक्ति के जीवन में धन देने वाली और संपत्ति इकट्ठा करने वाली मालूम पड़ती है। सूर्य नवांश चक्र में जो बैठे हैं वो मित्र के नवांश में, जबकि दशमांशा चक्र में वृष राशि में जा रहे हैं, जहां के स्वामी यहीं विराजमान हैं। और बुध और चंद्रमा जैसे दो शुभ ग्रह की दृष्टि है। सूर्य के ऊपर मंगल शुक्र का प्रभाव, यानी कि सारे के सारे अच्छे ग्रहों का प्रभाव है। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे व्यक्ति की कुंडली में नौकरी का प्रभाव ठीक नजर आ रहा है। सूर्य के कारण व्यक्ति के जीवन में नौकरी मिलेगी, या पिता का सुख या पिता का लाभ मिलता रहेगा। जबकि अगर आप तीसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि के बारे में चिंतन करेंगे तो सूर्य के ऊपर राहु का भी प्रभाव है, सूर्य के ऊपर शनि का भी प्रभाव है, सूर्य के ऊपर मंगल का भी प्रभाव है, और सूर्य ने वहां पे मंगल और शुक्र दोनों को अस्त किया हुआ है, मतलब एक छत्र राज्य कर रहे हैं। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति के जीवन में छोटे बड़े भाई बहनों से मतभेद या घर्षण या अकेलेपन में रहना, या होने के बावजूद उनका कोई बार सहयोग कई बार ना मिलना, ऐसा भी होता है। तात्विक रूप से कुंडली बड़ी अच्छी है, दर्शन के मामले में बहुत अच्छी है, दृष्टिकोण के मामले में अच्छी है, व्यवहार के मामले में अच्छी है, नैतिकता के मामले में बहुत अच्छी है, फैशन के मामले में बहुत अच्छी है, व्यवस्था के मामले में बहुत अच्छी है। पर जब जब आप संसार को, दुनिया को अपने निकट महसूस करते हैं, तब तब आपको एक नुकसान भी होते देखा जाता है। जब आप किसी दूसरे पर विश्वास करते हैं कि नहीं ये मेरा काम करेगा, उसी समय आपको धक्का भी लगता है। तो ये कुंडली अपने बल पे बहुत अच्छी है, जैसे ही ये दूसरों के बल पर विश्वास करना शुरू करती है वैसे ही तात्क्षणिक नुकसान भी होता है। ये सूर्य के कारण, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों को उन्होंने अस्त किया हुआ है, तो एक जो मानसिक अशांति का दौर होगा वो शुक्र के अस्त होने के कारण होगा। जो कभी मन बुद्धि चित्त में भ्रम फैलेगा वो चंद्रमा और शुक्र के नजदीक होने के कारण होगा, या चंद्रमा और सूर्य के निकटस्थ होने के कारण होगा, क्योंकि तब व्यक्ति के जीवन में व्यवस्था बनने में समय लग जाता है। क्योंकि शुक्र भी अस्त हो गए, मंगल भी अस्त हो गए, जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह अस्त हो गया, जन्म कुंडली के शुक्र अस्त हो गए जो सुखेश हैं, और जन्म कुंडली में एकादशवें भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, वो अस्त हो गए, जहां से आप सब कुछ प्राप्त करने के बारे में विचार करते हैं। जन्म कुंडली का लग्नेश अमावस्या की तरफ बढ़ रहा है, इस वजह से कुंडली के 3 ग्रह तो कमजोर हो गए ना, शुक्र भी कमजोर हो गए, मंगल भी कमजोर हो गए, चंद्रमा भी कमजोर हो गए, तो प्राप्त करना भी कमजोर हो गया, मानसिक शांति भी कमजोर हो गई, इम्यूनिटी कमजोर हो गई चंद्रमा के कारण। मंगल जन्म कुंडली में यश, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम, सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सब के प्रभावों के कारण कमजोरी हो गई। तो अगर परिणाम मिला भी है तो कहीं ना कहीं उसमें एक संशय की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, इसका विचार करना होगा। उसके बाद मंगल के बारे में विचार करते हैं। चंद्रमा और सूर्य की बात होगी। मंगल जन्म कुंडली में 19 अंश के बैठे हैं, रेवती नक्षत्र में, व्यक्ति को क्रिएटिव बनाएंगे, और अंतिम नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति कई बार बहुत सारी चीजों को करने वाला हो जाता है, कई बार तकनीक को जानने वाला, आधुनिक विषयों का जानकार हो जाए, व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाला, मैनेजमेंट करने वाला हो जाए, उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी चीजों को बहुत झट से हासिल कर लेने वाला भी होता है। जहां कुंडली के सारे ग्रह निरपेक्ष प्रभाव में जा रहे थे, वहां व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पे सापेक्षता में उन ग्रहों को लेकर के आ जाता है। तो इस तरीके की चीजें मंगल भी कराते नजर आ रहे हैं। वो अब गड़बड़ी क्या होगी कि मंगल अस्त होने के कारण व्यक्ति में निर्णय लेने की परेशानी होती है, या गलत या गड़बड़ निर्णय करने का प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मंगल के अस्त होने के कारण होगा। 12वें भाव पे उनकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं जा रही है। शनि और मंगल, राहु केतु का प्रभाव जन्म कुंडली के 9वें भाव पे है, तो पति और पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, या कई बार दाम्पत्य में थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति बहुत ज्यादा देखने को थोड़ी बहुत क्या बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। अगर वो ठीक है तो भगवान की बड़ी कृपा है, अन्यथा हमें उस विषय पे ध्यान भी रखना होगा। कई बार शनि की दशा में, शुक्र की दशा में भी, या सूर्य चंद्रमा की दशाओं में भी ऐसी चीजें देखने को मिलने लगती हैं कि हमारा दाम्पत्य पहले तो बहुत अच्छा था, बाद में चल करके बिगड़ रहा है। ऐसी चीजें, छोटी छोटी बातों पर मतभेद गहरा होता जा रहा है। तो ये मंगल के कारण भी होगा। कम्युनिकेशन गैप दे देते हैं, मांगलिक कृत्यों में कमजोरी आ जाती है, कई बार बहुत सारी चीजें। कई बार विवाह बहुत देर से हो जाए, विवाह होने से पहले टूटने लगता है, या हो करके टूट जाए, या होने से पहले 1-2 बार
टूटने का प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो ये मंगल के कारण है। अपने भाव को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे कन्या राशि को देख रहे हैं, तो पराक्रमी तो बनाएंगे, क्योंकि जन्म कुंडली के तीसरे भाव से शनि, मंगल, राहु, केतु सबका प्रभाव बन रहा है। शनि बैठे हैं, राहु केतु की दृष्टि है, सूर्य देख रहे हैं, शुक्र देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं, गुरु बैठे हैं, शनि बैठे हैं। तो जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है वो या तो बहुत अच्छा है, यानी कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनती बना रहा है, या व्यक्ति को निश्चित रूप से उसके मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है। दोनों ही तरीके के परिणाम, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का जब प्रभाव किसी एक भाव पे पड़ने लगता है तो कहीं ना कहीं एक अव्यवस्था भी देखने को मिलती है। बुधदेव जन्म कुंडली में 12वें के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और जन्म कुंडली में जब अष्टम भाव में बुध होते हैं तो उन्हें दोष बहुत ज्यादा नहीं लगता, पर फिर भी व्यक्ति कई बार अपनी वाणी का 100% इस्तेमाल नहीं करता, या जितना अच्छा होता है उतना अच्छा समाज उसे टैग नहीं देता है। मतलब जितनी व्यवस्थाएं व्यक्ति के पास हैं उस संसाधन का कई बार उसको गलत इस्तेमाल या उतना इस्तेमाल करने नहीं आए। तो बुध और चंद्रमा जब दोनों जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देंगे और वाणी को प्रभावित करने में व्यक्ति असफल हो जाता है, वाणी से प्रभावित करने में असफल हो जाता है। हमें इसका ध्यान रखना होगा। इम्यून कमजोर हो सकता है। बुध से वात, पित्त और कफ तीनों का विचार किया जाता है, तो ये गड़बड़ हो सकता है। संतान के मामले में कई बार बुध बड़े ही निर्णायक हो जाता है, वहां से गड़बड़ी आ जाती है, संतति से मतभेद हो जाता है। हालांकि पंचम भाव से 4 घर आगे बुध और चंद्रमा बैठे हैं तो संतति का सुख कई बार है, पर उसमें कहीं ना कहीं एक अनियंत्रण का अभाव भी दिखाई दे रहा है, अनियंत्रित है वो चीज। देव गुरु बृहस्पति कन्या कर्क लग्न की कुंडली के लिए नवम के साथ साथ 6वें भाव के स्वामी हैं। यहां भी ये लगभग विपरीत राजयोग बना रहे हैं और जन्म कुंडली के 6वें भाव का संबंध जन्म कुंडली के अष्टम भाव से तीसरे भाव में हो रहा है और भाग्य को देख रहे हैं। तो 2 अच्छे भावों के स्वामी नहीं, मतलब 6वें और 8वें भाव के स्वामी जब भाग्य भाव पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य का संघर्ष देंगे। तो नौकरी, पदोन्नति, पद वृद्धि, प्रमोशन, अच्छे पद पे हो जाए, मतलब अच्छी चीजें, आप उसको ऐसे ही करें। उसके बाद अच्छे जगह पे ट्रांसफर हो जाए, इन सभी चीजों में गड़बड़, नौकरी बदलनी पड़े बार बार, एक जैसा मन, किसी भी एक विषय पे एक जैसा मन नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें जो बदलाव देखने को मिलती हैं वो 6वें और 8वें भाव के स्वामी का एक साथ नवम भाव पे देखने के कारण होता है। ये मैंने देवगुरु बृहस्पति तक की बात की। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर आप विचार करें तो सप्तम भाव पे नीच की है, इसके अधिपति के संग ही बैठे हैं। तो सप्तमेश और सप्तम भाव के ऊपर अगर गुरु का प्रभाव है लेकिन नीच की दृष्टि है जहां राहु केतु का भी असर आ रहा है, इस भाव के स्वामी शनि के ऊपर सूर्य और मंगल जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि है और इस भाव के जो कारक ग्रह है वो शुक्र अस्त हो रहे हैं, मंगल भी अस्त हो रहे हैं। जन्म कुंडली का योग कारक पंचमेश, इस वजह से कहीं ना कहीं सप्तम भाव परेशान नजर आ रहा है। अगर आप नवांश चक्र में उसका परीक्षण करते हैं तो इस भाव के स्वामी शनि बनते हैं, नीच के बैठे हैं, गुरु के संग बैठ रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत घर्षण में ही जा रहे हैं। यहाँ पे सप्तम भाव के ठीक पीछे मंगल सूर्य बैठे हैं शुक्र के साथ, इस वजह से सप्तम भाव के प्रभावों में कमजोरी और मजबूती दोनों ही नजर आ रही है। गुरु की दृष्टि है तो सप्तम भाव की सुरक्षा जरूर हो रही है, मतलब विवाह में काफी कुछ अच्छे और थोड़े बुरे दोनों ही संकेत नजर आ रहे हैं। मतलब हमें दाम्पत्य पे फोकस करना है और 100% उसका पोषण करना है, नहीं तो कई बार ये जो प्रभाव है ये गड़बड़ी में भी जाता है। हालांकि विवाह के बाद भाग्य लाभ का योग भी दिखाई दे रहा है क्योंकि गुरु और शनि का एक साथ बैठना, उसके बाद सप्तम भाव के ठीक पीछे सूर्य मंगल के कारण विवाह में घर्षण दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सूर्य मंगल और शुक्र के कारण विवाह में कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है, उसको ठीक करना होगा। ये दशाएं जब कभी भी चलेंगी, ये बैठे हैं जो ग्रह मंगल सूर्य शुक्र और शनि आदि, तब विवाह में मतभेदों की स्थिति उत्पन्न होती नजर आ रही है। उसके बाद शुक्र की बात करते हैं, जो शुक्र एकादशवें के साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। व्यक्ति माता और पिता के प्रति एक अच्छा भाव रखने वाला होता है, सेवा करने वाला भी होता है। शुक्र अस्त हो गए हैं, इस वजह से पाचन तंत्र में गड़बड़ी, कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, या प्राप्त करने में संघर्षों की स्थिति भी देखने को मिलती है, या कई बार व्यक्ति बिल्कुल ही निराशावादी प्रवृत्ति में चला जाता है। ऐसी भी कई बार चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये मिला जुला असर ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर शनि की बात करते हैं तो कर्क लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश होकर के मारक होते हैं, द्वितीय होकर के सूर्य भी मारक हो जाते हैं और सूर्य मंगल और राहु के संपर्क में है, इस वजह से सूर्य भी अपनी दशा काल में स्वास्थ्य जनित समस्या देंगे।
हड्डी और पेट रोग। जबकि शनिदेव भी जन्म कुंडली में केतु के संपर्क में जा रहे हैं, दृष्ट हैं और जन्म कुंडली के रोगेश के संपर्क में आ रहे हैं, तो कई बार गुरु और शनि और केतु की दशा में मंगल प्रत्यंतर में हो, मतलब गुरु, शनि, केतु और मंगल की दशा भी कई बार व्यक्ति को कष्ट देने वाली बन सकती है। तो कुल मिलाकर के केंद्र खाली होने से और ग्रहों के अस्त होने से किस तरीके से ग्रहों का प्रभाव कमजोर हो रहा है, ये आप बखूबी समझ गए होंगे। अब बात मैं राहु की करता हूं। राहु यहाँ केंद्र में बैठे हैं। केंद्र त्रिकोणगो राहु स्थित शतोशतः शुभाचांतरदशा तस्य राज्य कीर्ति प्रदानराम। जन्म कुंडली में राहु अगर केंद्र में बैठे हो, भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह या लग्नेश हो, तो कुंडली कमजोर नहीं होती। सम संख्या की राशि को वैसे भी राहु अच्छे माने गए हैं। दूसरा, वो कर्क राशि को अपनी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं, तो यहाँ पे राहु ही व्यक्ति को कभी लेखक, कभी कवि, कभी कलाओं को जानने वाला, कभी पेट्रोलियम को जानने वाला, कभी जो भाषाएं होती हैं कई देशों की उसको जानने वाला, कोडिंग को जानने वाला, पेट्रोलियम मैंने बताया, इन सभी चीज़ों को जानने वाला भी होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो व्यक्ति कर रहा है या जो बहुत सारी चीज़ें जान रहा है, वो इसी लग्न में बैठे राहु के कारण है। क्लियर है? अंश बल में राहु बहुत अच्छे बैठे हैं, इस वजह से राहु का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर ज्यादा देखने को मिलेगा। पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। शनि जन्म कुंडली में नीच के हैं, जिनका नीच भंग हो नहीं, शनि जो है वो जन्म कुंडली में तीसरे भाव में है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी से ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक बड़ी अद्भुत बात इस कुंडली में यह है कि नवमांसा के बाद दशमांसा चक्र में लग्न के अधिपति राहु के साथ बैठे हैं, ये नौकरी की स्थिति में लेके जा रहे हैं। यहाँ पे बुध चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के नवम में, शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के नवम में, शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के नौकरी देते यहां भी नजर आ रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में नौकरी के योग बने हुए हैं। कई दफा व्यक्ति की कुंडली में 80 से 85% से भी ज्यादा बार नौकरी के योग बने हुए हैं। और अगर वो नौकरी नहीं कर पाया या नहीं लगा या उसमें कुछ स्थिति कमजोर हुई, तो वो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे बुध और चंद्रमा अष्टम भाव में विराज रहे थे। अब इतनी सारी चीजें आपकी कुंडली में ग्रहों की हो गई। अब मैं नक्षत्रों पे थोड़ा सा ध्यान लेके आता हूँ। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद में बैठे हैं, व्यक्ति को अनुशासित बनाएंगे। सूर्य रेवती नक्षत्र में कंफ्यूज करते हैं। मंगल रेवती नक्षत्र में क्रिएटिव बनाते हैं। बुध जन्म कुंडली में बैठे हैं पूर्वा भाद्रपद में, तकनीक का जानकार बनाते हैं। गुरु हस्त नक्षत्र में इमोशनल और यशस्वी बनाते हैं। शुक्रदेव रेवती नक्षत्र में दाम्पत्य को स्वीकार करने वाला, विवाह में विश्वास रखने वाला और कम्युनिकेशन में सत्य बोलने वाला होता है। शनिदेव हस्त नक्षत्र में व्यक्ति को हाजिर जवाब बनाते हैं। राहुदेव पुष्य नक्षत्र में व्यक्ति को राजाओं की भांति जीवन जीने वाला बनाते हैं। और केतु श्रवण नक्षत्र में व्यक्ति को दानी और समाज को देने की नियत बुद्धि रखने वाला बनाते हैं। ऐसा ग्रहों का प्रभाव होगा। नवांश कुंडली में चंद्रमा और बुध दोनों आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से वैवाहिक सुख तो है, पर उसमें व्यय की स्थिति भी नजर आ रही है। शुक्र जन्म कुंडली में नवांश चक्र में पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं। इस वजह से कई बार पत्नी के स्वास्थ्य में कमजोरी देखने को मिलती है। सूर्य और मंगल उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं, इस वजह से एक कट्टरता का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। शनि भरणी नक्षत्र में बैठ रहे हैं तो पत्नी को अनुभवी बना रहे हैं। गुरु अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं तो पत्नी को दानी बना रहे हैं। ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। व्यक्तित्व 100% बहुत अच्छा है। मतलब धर्म, दर्शन, दृष्टिकोण, नैतिकता, चरित्र बल, ये सब बहुत उत्तम बना हुआ है कुंडली का। वाणी पे काम करने की आवश्यकता है। व्यवहार को और भी ज्यादा स्थिर बनाने की आवश्यकता है। विचारों को और भी ज्यादा सटीकता देने की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। पराक्रम और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ मानसिक शांति की प्रबलता को रखने के लिए या जारी रखने के लिए अपने कुल देवता की पूजा और वास्तु देवता के साथ साथ देवी कवच का निरंतर पाठ करना चाहिए। पढ़ाई में मतभेद भी नजर आ रहा है, पर पूर्वजों के आशीर्वाद से शिक्षा पूरी है। हालांकि उसमें मतभेद 100% दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंचम भाव का प्रभाव कमजोर है। नौकरी और व्यापार में नौकरी 100% ज्यादा अच्छी है, व्यापार दूसरे नंबर पे, स्वतंत्र पर प्राइवेट नौकरी का योग कमजोर है। इसके साथ साथ इस कुंडली में कम्युनिकेशन या कंसंट्रेशन, इन सभी चीजों पर फोकस बढ़ाने की आवश्यकता होगी। धर्म को और भी ज्यादा अपने जीवन में रखने की आवश्यकता है। दान पुण्य पूजा पाठ किया जाए। सामाजिक और भी ज्यादा होने की आवश्यकता है, या ये कह सकते हैं कि प्रॉपर व्यक्ति की कुंडली में सामाजिक सुख बना हुआ है। प्राप्त होने की स्थिति कुंडली में 100% अच्छी है। मतलब व्यक्ति प्राप्त कर जाएगा जिस चीज के लिए वो यात्रा कर रहा है। किसी को भी धन का लेन देन करना या लेना देना गड़बड़ हो जाएगा। किसी से भी धन का लेन देन ना करें। सावधानी से किसी के भी व्यय में जाने की आवश्यकता है। किसी दूसरे की जिम्मेदारी ना उठाएं जब तक आप अपने आप को कैपेबल ना समझते हो। स्वास्थ्य में नियमित दिनचर्या का पालन करने से बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
भाई बहन से मतभेद भी कई बार नजर आ रहे हैं। कुंडली के गुरु और शनि का एक साथ बैठ जाने का प्रभाव कुंडली के जितने भी ग्रह हैं उन सबको फल देने की स्थिति में लेके चले जाते हैं। व्यक्ति का धर्म, दर्शन, न्याय, पुराणों का अध्ययन और शास्त्रों का अध्ययन करने का बड़ा मन करता है और वक्त के हिसाब से कुंडली सफल हो जाएगी और सुखद मृत्यु का योग भी कुंडली में लगा हुआ है। ब्राह्मणों का पूजक है, कभी भी अनादर नहीं करता है। ऐसी चीजें, ये कुंडली सबको लेकर चलने वाली कुंडली है, इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, व्यवस्थित कुंडली है, व्यवस्थाओं में विश्वास करती है और प्रेम की भाषा समझने वाली कुंडली है। ये अगर अपने आप को इस तरीके से हम बना लेते हैं तो हमारा जीवन और भी ज्यादा धन्य हो जाएगा। और भी चीजें मैं विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पर बता देता हूं। अगर आप विभिन्न वर्ग चार्ट को समझेंगे तो हमें किन किन दशाओं में स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, मैं सबसे पहले ये बताता हूं। हमारा स्वास्थ्य निश्चित रूप से हमें कमजोर कर सकता है, विशेषतः चंद्रमा और बुध की दशा में, और कई बार गुरु की दशा में भी स्वास्थ्य की कमजोरी देखने को मिल रही है। राहु और शनि तो हैं ही, मतलब बुध, चंद्रमा, राहु, शनि और गुरु की दशा में स्वास्थ्य थोड़ा परेशान रहेगा, मतलब ये दशाएं परेशान करेंगी। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो तो आप गुरु की दशा का, शुक्र की दशा का, चंद्रमा, बुध आदि, मतलब इस कुंडली में उन सभी चीजों का प्रभाव ठीक है, मतलब उसमें कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही है। माता और पिता को लेकर के भी हमें राहु, शनि और मंगल की दशा में ध्यान रखना होगा। शुक्र की दशा में मंगल का अंतर भी स्वास्थ्य में माता पिता को परेशान कर सकता है। संतान को लेकर के ये कुंडली 100% बहुत अच्छी है। मंगल उच्च के हो रहे हैं सप्तमांसा चक्र में, शुक्र का प्रभाव ठीक है। संतति के आने के बाद व्यक्ति के जीवन में भाग्य का लाभ और भी ज्यादा बढ़ेगा। पूजा पाठ, धर्म शास्त्रों में ये कुंडली ठीक है, भाग्यशाली ये कुंडली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पूजा पाठ में व्यक्ति का मन लग रहा है, इसे और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। निरंतर भगवान की पूजा, निरंतर भगवान की परिक्रमा करना, उनकी सेवा करना, उनके निमित्त स्तोत्र का पाठ करना, मंदिर की साफ सफाई, परिक्रमा, मालाओं का बनाना, अर्पित करना, चंदन घिसना, कपूर की आरती करना, दान करना, मंत्र जप करना, गुरु के मंत्रों की से अपने आप को युक्त करके रखना, इस कुंडली को और भी ज्यादा बलवान बनाएंगे। होरा चक्र के आधार पर सूर्य मंगल की दशा लाभदायक होगी धन के मामले में। राहु, केतु और शुक्र की दशा व्यय करवाएगी, जबकि गुरु, शनि, चंद्रमा और बुध की दशा व्यक्ति की मानसिक शांति को देने वाली बनेगी। क्लियर है? वार के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो आपकी कुंडली के लिए सोमवार और शुक्रवार बहुत अच्छे रहेंगे। मित्रता वृश्चिक और मीन वालों से अच्छी रहेगी, तुला भी से भी अच्छी रहेगी। मेष, सिंह और धनु वालों से शत्रुता न करें। अंक आपकी कुंडली के लिए 2 और 5 अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है उत्तर दिशा की तरफ। इतनी सारी चीजें, नक्षत्र पुष्य, हस्त, उत्तरा भाद्रपद, श्रवण, रोहिणी और आर्द्रा, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ दान पुण्य अगर करना हो तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में दान किया जा सकता है। सावधान रहना है, अभी हमें केतु की दशा 2030 तक है, तो सूर्य को अर्घ और एक लाजवर्त, गणेश जी की चतुर्थी का व्रत, ये सब करना होगा। शुक्र की दशा आएगी तो थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर होगा, दाम्पत्य में पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, हमें उसका ध्यान देना होगा। बाकी उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो सूर्य की दशा में भी लगभग ये चीजें धन के मामले में ठीक होंगी, हालांकि अभी तो शुक्र ही बहुत लंबे चलेंगे, उस तक तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अभी जो परेशानी है वो मानसिक ज्यादा है, या व्यक्ति अपने मन में जो चीजें महसूस कर रहा है वो लोगों को बता नहीं रहा। दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं पर किसको पहले रखूं ये भी संशय में है, या तो बिल्कुल ही व्यक्ति निर्विकार हो रहा है या व्यक्ति बिल्कुल ही सिमटा हुआ है। ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। कुल मिलाकर के कुंडली अच्छी बन रही है, पर मैं ऐसी कुंडलियों को थोड़ा कमजोर महसूस करता हूं जहां केंद्र बिल्कुल ही खाली हो, जहां चंद्रमा अष्टम में हो, बुध अष्टम में हो, गुरु का प्रभाव कमजोर हो रहा हो, शनि राहु केतु मंगल के संपर्क में हो, तो कुंडली पे कई बार फलादेश जो है वो सत्य भी होता है और कई बार चीजें बिल्कुल ही निगेटिव चली जाती हैं। तो ऐसी कुंडलियों पे कई बार आपको फलादेश करने से पहले बहुत सावधान होना पड़ता है, पर फिर भी मैंने उतना बताने का जरूर ही कोशिश किया हुआ है कि कुंडली में ग्रहों के प्रभाव कैसे मिल रहे हैं। बाकी फलादेश के रूप में आपके ऊपर घटित होना कई बार कुंडली के नेचर को प्रभावित इस वजह से कर देते हैं क्योंकि कुंडली में केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, लग्न में राहु बैठे हैं तो बहुत सारा उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ऐसी चीजें देखने को आ रही हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।